दोस्तों अब जो शख्स स्टेज पर आने वाले हैं, he is often referred as the Zinda Shaheed, a prominent figure in India known for his resilience and activism against terrorism. He was born in Punjab and he witnessed the horrors of terrorism firsthand during the turbulent times in Punjab in the late 1980s and early 1990s. In 1992, he survived a bomb blast carried out by Sikh militants, which resulted in the loss of his legs. This incident propelled him to be the forefront of the fight against terrorism. Despite the personal tragedy, he emerged as a vocal advocate for peace, communal harmony, and the fight against terrorism. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Manandarjeet Singh Bitta. अभी जब नेगी साहब को मैंने सुना, देखा और हमारे पुराने बहुत बड़े हीरो जितेंद्र कुमार जी ने जो कुछ कहा, सिंसेरिटी, ईमानदारी, कोई भी आपकी लाइन हो, उसके अंदर एक राष्ट्र हो, कोई भी मिशन हो, उसके अंदर एक जज्बा अगर आपके अंदर है तो वो कभी आपको तोड़ नहीं सकता। आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। मैं बड़ा भावुक था उनकी सारी स्टोरी को देख करके। रेड्डी साहब, चेयरमैन, मेरे छोटे भाई अमित चोपड़ा जी, अरविंद जी, मेरी बहन बेदी जी, और यहाँ पे सारे वो मेरे भाई बहन जो आज के इस नए भारत को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं कि उनको काम करने का इस वक्त इतना मौका मिल रहा है कि वो अपनी लाइन में कभी ना कभी और आगे बढ़ के इस राष्ट्र को, भारत माँ का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करेंगे। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा अब का वक्त बम्बों और गोलियों में सामने खून बहते हुए, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ते हुए, बच्चों को यतीम होते हुए, ट्रेनों से, बसों से निकाल करके किस तरीके से पंजाब के अंदर अपने सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था, और जिस सिख भाई के सिर पे पगड़ी नहीं होती थी उसको लाइन में खड़ा करके गोलियों का निशाना बना दिया जाता था। हर चीज़ मैंने बचपन के अंदर अपनी आंखों से देखी। उन लोगों का कुछ मकसद था कि इस राष्ट्र को तोड़ना, पंजाब को अलग करना, पंजाब में खालिस्तान बनाना, पंजाब को पाकिस्तान में मिलाना। हमारा एक भारत माँ को याद करते हुए एक मिशन था। प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र है, और आखिरी सांस तक जितनी देर जीवन है ये प्रथम राष्ट्र रहेगा। उसके लिए चाहे बम खाने पड़े, चाहे गोलियां खानी पड़े। और जब पंजाब के अंदर गुजरात हो, गोवा हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, जब ये कहा जाता था यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ सिर्फ खालिस्तान की देश को तोड़ने वाला ही रहेगा, उस वक्त हमने उन आतंकवादियों को ये चैलेंज किया था, पहली अगर गोली लगेगी तो MS बिट्टा का सीना पार करेगी, फिर मेरे गुजराती, मराठी किसी मेरे भाई को लगेगी।
तो जैसे जतेंद्र जी ने बताया कि एक मिशन होता है, और मिशन के अंदर ये नहीं होता कि आपकी लाइन अलग है, मेरी लाइन अलग है। जहां भी हैं, आप अगर वो सोच के करें कि इसमें मैंने अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करना है, चाहे शिक्षा हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, कि मैंने राष्ट्र का नाम ऊंचा करना है, तो राष्ट्र का नाम ऊंचा जरूर होता है। अब्दुल कलाम की मिसाल आपके सामने है। आज चाहे वो हमारे पास नहीं है, पर आज भी हमारा जो नौजवान है, हमारा स्टूडेंट है, वो उनको मानता है। आज भी हमारे पास हैं। एक गरीब परिवार से एक अखबार बेचते बेचते साइंटिस्ट बने और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति का टाइम पूरा हुआ और बैग निकाल करके बाहर चले गए। हर व्यक्ति का एक मिशन है, वो देश को कहाँ ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। और आज का वक्त, आज एक वो नया भारत, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। हाँ, मैं मिनिस्टर रहा हूँ। हाँ, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ। हाँ, मैंने पंजाब के अंदर राजनीति की, पर राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति। राष्ट्रनीति। जब बहनों के सुहाग उजड़ रहे थे, बच्चे यतीम हो रहे थे, खून की नदियां बह रही थी, और उसके बाद जब पंजाब में लोकतंत्र आना था, तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा, पीएम हाउस के अंदर ऐसे सब मेरे दोस्त बैठे हुए थे कि आपको मौत का कफन बांधना होगा। सरकार किसी की बने, कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, सीपीएम की बने, सीपीआई की बने, हमने लोकतंत्र लाना है। क्योंकि 10 साल गवर्नर रूल रहा, हमने मौत का कफन बांधा। हमने चुनाव इसलिए नहीं लड़ा हम मिनिस्टर बनेंगे, हमने चुनाव इसलिए लड़ा लोकतंत्र लाने के लिए कि आम आदमी के लिए एक आज़ादी होनी चाहिए, उसको कहने का अधिकार होना चाहिए। और लोकतंत्र हुआ, इलेक्शन लड़े, चुनाव जीते, सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते, और जीत करके मौत का कफन बांधा। और जब आतंकवादियों ने चैलेंज किया कि अब आपको मार देंगे, आपको बम्बों से उड़ा देंगे, और उससे पहले गोलियां चल चुकी थी शरीर के ऊपर, अपनी क्राइसिस पे चलता था, और सुबह एक कार्यक्रम पे, जैसे ऐसा कार्यक्रम पे जा रहा था, रात को एक विचार आया कि सुबह बम चलेगा। अपने ओएसडी को बोला, कहता सर कैंसिल। मैं कहा कैंसिल नहीं होगा, अगर हम घर में बैठ गए, लोकतंत्र लाना है, तो कहने मंत्री घर में डर के बैठ गया। रात को क्राइसिस छोड़ा, पता नहीं था कि सुबह फिर मुझे क्राइसिस पकड़ना पड़ेगा। जब सुबह काफिला मेरा निकला, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने लगा, तो मेरी मिनिस्ट्री गाड़ी के ड्राइवर ने तिरंगे झंडे को खोल दिया। कहता सर इसमें बैठिए, मुझे पता था कि मौत सामने है, क्योंकि मुझे सुरक्षा का बहुत अनुभव रहता है, बचपन से सुरक्षा को समझा है। मैं उसके तिरंगे झंडे के प्यार में उसमें बैठ गया। जब गाड़ियों का काफिला निकला, हूटर बजने लगा, अंदर से आवाज आई, जो हूटर ही अब तुम्हें मरवाएगा। जैसे पुल के नीचे उतरे, 45 केजी RDX का बम ब्लास्ट किया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हुए मैंने तारों में लटकते देखे, घोड़े टांगे वाले घोड़े को लटकते देखा। मेरे ऐसे जवान LMG लगाई हुई आगे, उनका सिर आधा हिस्सा उड़ते देखा। और पैर के अंदर जब बम लगा तो दर्द नहीं हुआ, पर उतरा तो पांव नहीं था, लटका हुआ था। ललकारा आतंकवादियों को। मेरे कुछ कमांडो आए, मुझे पकड़ा, आतंकवादियों ने फिर गोली चलाया, मेरा कमांडो एक शहीद हो गया। फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ करके मुझे हॉस्पिटल लेके गए, और जब मेरा इलाज चल रहा था, इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने बेहोशी का, तो मुझे डॉक्टर बोलता है कि आपके अंदर से एक नारा निकल रहा था। वो नारा था, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। जब मुझे डॉक्टर ने बोला, और आज भी
उसमें 35 लोग शहीद हुए, 50 के करीब जख्मी हुए। आज भी मैं भगवान से पूछता हूं कि मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि रात को क्रसिस गोलियों बम्बों से छाननी शरीर को छोड़ूंगा, सुबह फिर मुझे मेरा पैर उतर जाएगा। और सवाल का जवाब अभी नहीं है, पर यह सवाल का जवाब जरूर है कि मेरा मिशन राष्ट्र था, मेरा मिशन था, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। वही नशा सरूर ने मुझे दर्द नहीं होने दिया। आज भी दर्दें होती हैं, पर दर्दें फूलों की तरह लगती हैं। पर दर्दें उस वक्त होती हैं जब ये पंजाब के अंदर हमारी पगड़ी को बदनाम करने वाले, अपने आप को चंद लोग किसान कहने वाले, किसान हिंदुस्तान का अन्नदाता है, कहीं गोवा नहीं, कहीं गुजरात नहीं, कहीं महाराष्ट्र नहीं, कहीं से आवाज नहीं उठती जब पंजाब के अंदर यह कहा जाता है हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मार देंगे। हमने पहले इंदिरा गांधी को शहीद किया, अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मार देंगे। हम पंजाब को पाकिस्तान में मिला देंगे। पंजाब के अंदर अगर पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए तो दिल्ली में चले जाएंगे। उस वक्त मेरी इस पगड़ी का सिर हिंदुस्तान के लोगों के आगे झुक जाता है, क्योंकि ये पगड़ी हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिन्होंने अपना लाल किला में शीश निछावर किया था और मजलूमों के लिए सिख कौम बनाई गई। आज फिर वो नारे जब लगते हैं खालिस्तान जिंदाबाद, तो फिर मैं उनको वंगार के फिर कहता हूं खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह एमएस बिट्टा के टूटे हुए शरीर से, हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रहेगा। अब आपके अंदर जोश, इस राष्ट्र के प्रति प्रेम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जब हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर ये नारा, ये जज्बा, ये जागृति आ जाएगी, इस देश की तरफ को देख नहीं सकता। आज देश ऊंचाई पे पहुंच चुका है। आज कभी सुना आपने पाकिस्तान के बारे में? कभी सुना दाऊद इब्राहिम का नाम? कहां चले गए सब? आज से 8 साल पहले देखिए, रोज स्टोरियां चलती थी चैनलों के अंदर, दाऊद इब्राहिम ने ये कर दिया, दाऊद इब्राहिम ने बॉम्बे के अंदर फलाने को धमकी दे दी, फलाने एक्टर को धमकी दे दी, फलाने बिजनेसमैन को दे दी। आज कभी सुना? महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर, ट्रेनों के अंदर बहने भाई अपने रोजगार के लिए, काम के लिए जाते थे और पता चलता था खून में लिपटी हुई उनकी बॉडी आती थी। आज से कई साल पहले, 8 साल पहले, जम्मू कश्मीर के अंदर जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। हिंदुस्तान का कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं था जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून में, तिरंगे में किसी की जवान की बॉडी नहीं आती थी। जवान अपनी पत्नी, अपने माँ, अपने बच्चों के सामने, पिता के सामने जब छुट्टी पे आता था, वापस जाने लगता था, माँ, पिता, बच्चे, पत्नी कहती मेरा पति वापस आएगा, मेरा पापा वापस आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा। पर जवान के मन में ये जज्बा होता था उस वक्त, मैं जा रहा हूं मातृभूमि की सेवा करने के लिए, मुझे नहीं पता मैं लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। और कहता था एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। और कुछ ही समय के बाद मैं देखा, क्योंकि परिवारों के मैं बीच में अब भी रहता हूं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में खून से लथपथ बॉडी, 1 महीने के बाद वो बच्चे, माँ बाप जो इंतजार करते थे उनके घर आती थी। मैंने देखा है। क्या आज
का भारत और वो कल का भारत। 370 धारा हटी कश्मीर के अंदर। जब नरेंद्र मोदी जी गए पाकिस्तान में, हम सबको नाराज करके नवाज शरीफ के पास, और उसके बाद 1 महीने के बाद उसने पंजाब के अंदर पठानकोट, दीनानगर एयरफोर्स के कैंप पे हमला कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के साथ कभी सुलह नहीं हुई, और पुलवामा की घटना के बाद 15 मिनट के अंदर हमारे जवानों को आदेश दिया गया, 15 मिनट में बालाकोट में घुस करके 500 आतंकवादियों को मार करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए, और पाकिस्तान को बता दिया ये आज का भारत है। और पाकिस्तान को कह दिया है, पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये आज का हिंदुस्तान, ये आज का भारत। आज काम करने का आपको मौका मिला, अवसर मिला है। आज के भारत के अंदर किसी बहन का सुहाग नहीं अब उजड़ेगा, को बच्चा यतीम नहीं होगा, खून की नदियां नहीं बहेंगी। दुनिया के अंदर ईरान, इराक, कहीं भी यूक्रेन, रशिया की जंग, क्या सोच सकते थे हमारे बच्चे वापस आएंगे? मैं आपके बिजनेस के ऊपर यह चर्चा कर रहा हूं कि आज का भारत कहां चला गया। जिस देश के अंदर आतंकवाद ना हो, जिस देश के अंदर शांति हो, दुनिया उसकी तरफ आती है कि हम यहां अपना बिजनेस करेंगे। जिस देश के अंदर 26/11 की घटना हो, जिस देश के अंदर हिंदुस्तान का वो व्यापार का सबसे बड़ा हब बॉम्बे, दिल्ली की राजधानी पार्लियामेंट में हमला हो, राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर 101 दिन में 120 लोगों को मारा जाना, पूरी दुनिया का फॉरेनर वहां पे आता है। मैं देखता हूं बच्चे के बच्चे भर के आती हैं। कौन आएगा यहां पे? अरे यहां तो बम ब्लास्ट, यहां गोलियां, कौन व्यापार करेगा, कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कौन बिल्डिंग बनाएगा, कौन फैक्ट्री लगाएगा? यूक्रेन और रशिया की जंग, ऊपर से रॉकेट लॉन्चर और गोलियां। कह दिया जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होगा उसके ऊपर गोली नहीं चलेगी, रॉकेट लॉन्चर नहीं चलेगा। और पाकिस्तान के माँ बाप, हमारा दुश्मन देश, उनके माँ बाप कहते अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता, अगर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा हमारे बच्चों के हाथ में ना होता, तो पाकिस्तान के बच्चे भी जिंदा ना वापस आते। ये आज का भारत। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, पर मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। आज नहीं तो कल जाना है। हमारी जिंदगी बोनस है। 14 बार हमले सह चुका, शरीर में लोहा है, महसूस नहीं होता, पर हमने कभी नहीं जिंदगी में सोचा था। बंद कमरों में रोया करते थे जब जवानों की हमारी बॉडी खून से लथपथ तिरंगे झंडे में आती थी। उनकी जो भी सहायता कर सकते थे करते थे, पर सोच नहीं सकते थे कि हमारे जीते जी हिंदुस्तान में आतंकवाद समाप्त होगा। क्या होगा आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, इस देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए किसी ने पॉलिसी बनाई नहीं। मंत्री आए, मंत्री गए, सरकारें बनी, सरकारें चली गई, हमने मजे लिए चले गए, किसी ने राष्ट्र के बारे में सोचा ही नहीं। अगर आज कश्मीर के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ, एक गोली चलती 100 गोली का जवाब दिया जाता है, तो पहले क्यों नहीं? आपके खून पसीने का टैक्स का पैसा सारा कश्मीर में जाता था। एक तो शहादत, एक गोलियां, जवानों पे पत्थर, और एक हम उनको, अगर 200 रुपए का कोई सामान इधर है तो वहां 10 रुपए का मिलता था। आपके खून पसीने का पैसा। क्या आने वाली जनरेशन
उन पॉलिटिकल पार्टियों को सवाल जरूर पूछेगी। आज अगर राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, आज अगर 370 धारा हटी, आज अगर तिरंगा झंडा चंद्रमा पे लहराया गया, आज अगर दुनिया के अंदर इस राष्ट्र विश्व गुरु की तरफ बनता जा रहा है, तो पहले क्यों नहीं हुआ? हम भी तो पॉलिटिशियन थे, क्यों नहीं हुआ पहले? नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया, इस राष्ट्र को एक बार खड़ा किया गया। अगर मनमोहन सिंह जी ना होते तो राष्ट्र भी मजबूत ना हो पाता, क्योंकि उनकी एक सोच थी। मैंने नरसिम्हा राव जी के साथ काम किया। एक दिन मैंने उनको सवाल पूछा, मैंने कहा ये तो पॉलिटिशियन नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपने इनको मिनिस्टर कैसे बना दिया? कहते बेटा, अगर मैं कुछ ऐसे लोगों को मंत्री बना देता जो पहले थे, जो बचा खुचा था, वो भी खत्म हो जाता, क्योंकि हमारा देश गिरवी रखा जा चुका था। मनमोहन सिंह जी ने आके देश को खड़ा किया। अब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने एकदम देश को ऊंचाइयों पे ले गए। आपके काम करने का एक वक्त आ गया, इस वक्त को कभी छोड़ना मत। आपका एक एक पल, एक एक वक्त, नरेंद्र मोदी जी अपना काम करेंगे। आप अपने मिशन के अंदर ऐसा देश को खड़ा कर दें कि दुनिया हमारे भारत के आगे सिर झुकाए। और आज दुनिया हमारे भारत के आगे, हमारे प्रधानमंत्री के आगे सिर झुकाती है। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर ले लो, आज अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर ले लो, राष्ट्रपति ले लो, आज देश कहाँ चला गया? सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि ये नहीं कि कोई व्यक्ति फौज में जाके ही देश की सेवा कर सकता है। मैं फौजी तो नहीं, पर बगैर वर्दी में एक फौजी का जरूर हूं। मैं बगैर वर्दी में फौजी जरूर हूं। अपने कर्तव्य, अपना मिशन, अपने राष्ट्र के प्रति उसके चरणों में प्रेम, मैं कभी उससे पीछे नहीं हटता। मुझे याद है कई बार मेरे से ये सवाल पूछे जाते हैं प्रेस के अंदर कि पहला बम कब चला। मैं हंसते हंसते कहता हूं, पहला बम 15 अगस्त आज़ादी के दिन, एक तरफ पवित्र स्थान हरमंदिर साहिब, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई अपना सिर झुकाता है, और सामने मेरी हवेली थी। बचपन से आज़ादी का तिरंगा झंडा लहराते थे। एक वक्त वो आया, इम्तिहान का वक्त, जब जलियांवाला बाग के अंदर बचपन में शपथ ली थी अपने ग्रैंडफादर के सामने कि इन शहीदों की लाल मिट्टी पे कभी वक्त आया इसकी आज़ादी की रक्षा करेंगे। वो वक्त आया, इम्तिहान लिया उन शहीदों की लाल मिट्टी ने, उनके लाल खून ने, जब आतंकवादियों ने कहा बिट्टा अगर तिरंगा झंडा लहराएगा बम्बों से उड़ा देंगे। बच्चा था, छोटी उम्र थी। एक पुलिस ऑफिसर आता है कि रास्ते को बदल लो। मैं कहा क्यों? कहते अंदर से आतंकवादियों ने चैलेंज किया है कि अगर बेटा तिरंगा झंडा यहीं लहराएगा आज़ादी का दिन बम्बों से उड़ा देंगे। मैं कहा ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, ये आज़ादी का तिरंगा झंडा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम उधम सिंह के लाल खून से बना तिरंगा झंडा पहले भी लहराते थे। बम चले या गोलियां चले, सीने पे खाएंगे तिरंगा झंडा, यही लहराएंगे। तिरंगा झंडा लहराने लगे। 5 बजे सुबह बम फेंक दिया। हम वहीं थे। बम इसलिए फेंक दिया आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा ना कर सके। जैसे आपका एक मिशन है, मेरा भी एक मिशन था। प्रथम राष्ट्र आजादी का तिरंगा झंडा लहराया, फिर आवाज आई अब तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा दी जाएगी। हम तो बच्चे थे, नौजवान स्टूडेंट थे, और दूसरी तरफ AK-47 हजारों की तादाद में भीड़ शाम को निकलते हुए नारे मोर्चे के गिरफ्तारी देते हुए खालिस्तान बनाएंगे, और एक तरफ वंदे मातरम और भारत माता की जय थी। कहते तिरंगे झंडे को उतार के आग लगाएंगे। हमारे नौजवान दोस्त तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर देखते, पहरा देते रहे, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते रहे। 5 बजने लगे, सूरज डूबने लगा, तिरंगे झंडे को उतारा और उतार करके सीने में लगाया। और लगाने के बाद हमने जो देखा, वंदे मातरम और भारत माता की जय
कि इतनी बड़ी शक्ति, तिरंगे झंडे की इतनी बड़ी शक्ति, अगर आपने दिल से तिरंगे झंडे को, मातृभूमि को, वंदे मातरम को प्यार कर लिया, और बम गोलियां भी दूर भाग जाते हैं। ये मैंने देखा है, अपने शरीर से खून बहता हुआ देखा है। आज भी सवाल रहता है मेरा, मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रथम राष्ट्र वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर दिल्ली के आए आतंकवादी, ली मैरिडन होटल के नीचे, चोपड़ा जी मेरे दोस्त मेरे साथ थे उस वक्त, इनको पता है। फिर कार बम वहां लगा दिया, कितना RDX 40 किलो, वहां भी 25 लोग शहीद हो गए, वहां भी हम जख्मी हुए। पर आज तक अपनी उस आवाज आतंकवाद के खिलाफ, उन बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए आज भी हम वचनबद्ध हैं। मेरा आपको कहने का सबसे बड़ा यही कारण है, आप जिस मिशन में हैं, जिस रास्ते में हैं, बहुत अच्छा हमारे पास एक मौका है। जितना मजबूत कर सकते हैं इस मातृभूमि को मजबूत कर दीजिए, जितना भी मेहनत कर सकते हैं, इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ, किसी को पीड़ा ना हम दें, हर आदमी खुशहाल रहे, हर आदमी खुश रहे। आने वाले टाइम के अंदर जो अगले 5 साल आएंगे, अब कौन किसकी सरकार बनती है मुझे तो नहीं पता, पर मेरे से किसी चैनल ने कुछ सवाल पूछे परसों, किसकी सरकार होनी चाहिए? देखो, मैं नहीं ये कह सकता। मैंने उनको 2 बातें कही, जो धर्म की रक्षा करे, जो मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करे, जो अपने देश के अंदर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को मजबूत करे, जो गलत काम के लिए अपनी आंखों को यहां पे रखे, जो गलत कामों के लिए कंप्रोमाइज ना करे, जो हिंदुस्तान को, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए हिम्मत रखे, जो ये सोचे आने वाले टाइम के ऊपर किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, को बच्चा यतीम नहीं होगा, खून की नदियां नहीं बहेंगी, हर माँ हर बहन कहेगी मेरा भाई आने वाला है, मेरा पति आने वाला है। क्योंकि मैंने वो देखा है पंजाब का दौर कि 5 बजे के बाद हर माँ कहती थी मेरे बच्चे घर वापस आ गए, मेरा पति वापस आ गया, या गोलियों का निशाना तो नहीं बन गया। ऐसा भारत का प्राइम मिनिस्टर, ऐसा भारत होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर हर खुशहाल, हर व्यक्ति, उसका परिवार सुरक्षित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुक्रिया अदा करते हुए आपसे ये वादा करके जाता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर इस भारत को आपके सहयोग से हम मजबूत और खुशहाल रखेंगे। और आखिर में यही कहूँगा, मुख में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम, इस चलते हुए खून में वंदे मातरम, खंजरे कातिल कभी भी खत्म कर देना हमें, आखिरी चीख भी निकलेगी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे शूरवीर बेटा जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। और बेटा जी को अब एक मोमेंटो से नवाजा जाए।